हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का, इसको अंग्रेजी में कहें तो हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोहर सिद्धांत, अंग्रेजी में बोलते हैं बोहर एटॉमिक मॉडल अबाउट हाइड्रोजन लाइक एटम, राइट। तो माना एक हाइड्रोजन सदृश परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक Z है, तो इसके नाभिक में प्लस Zd इलेक्ट्रॉन होगा, और चूंकि हाइड्रोजन लाइक एटम है तो एक स्मॉल r त्रिज्या का, स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है, स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में। अब दो चीजें यहाँ हैं, इलेक्ट्रॉन को परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल कहाँ से मिलता है? इलेक्ट्रॉन को परिक्रमण करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक द्वारा आरोपित विद्युत आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो वही अभिकेंद्र बल बराबर विद्युत आकर्षण बल, विद्युत आकर्षण बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r। यहाँ पे समझने की कोशिश करो, तुम्हारा दंड से प्रूफ हो जाएगा। बाइक में आ गया 3 नंबर में, तो घंटों जाके पूछना नहीं पड़ेगा, नहीं निकाल नहीं पाओगे, हम बता रहे हैं। तो mv² अपॉन r इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक नाभिक है तो इसका हो गया Zd, और एक है इलेक्ट्रॉन तो इसका E हो गया अपॉन r²। ये देखिए, तो ये r से r कट गया, mv² इक्वल टू क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r। डरो नहीं, पहले समझ लीजिए, पक्का, पहले डर निकालो दिमाग से। अब बोहर के सिद्धांत के अनुसार परिक्रमण करते हुए मान लो Nv कक्षा है, mvr इक्वल टू nh/2 पाई, ये बोहर सिद्धांत हो गया। अब समीकरण 2 का वर्ग करके, 2 का वर्ग करके 1 से भाग करो, कितना आसान है। 2 का वर्ग करके 1 से भाग करोगे तो m² v² r², इससे भाग करेंगे अपॉन mv² इक्वल टू, इसका वर्ग होगा तो n² h² अपॉन 4 पाई² अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze² अपॉन r। समझने की कोशिश करो, हम तुम्हें टरका नहीं, तुम्हें सिखाना चाहते हैं। v² से v² कट गया, m से m कट गया, m r² इक्वल टू n² h² अपॉन 4 पाई², बिल्कुल जल्दबाजी ना करो, इनटू ये अंश में चला जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r अपॉन Ze²। देखिए 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, एक r से r कट गया, तो स्मॉल r इक्वल टू हो गया n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Ze²। अगर ये हाइड्रोजन एटम होता तो Z बराबर 1 कर देते, हीलियम प्लस होगा तो Z बराबर 2 कर देंगे, लिथियम प्लस प्लस होगा तो Z बराबर 3 कर देंगे। तो देखिए त्रिज्या का फार्मूला आ गया, ये Nv कक्षा की त्रिज्या है। यहाँ देखिए हर चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या होगा Rn प्रोपोर्शनल n²। कि जो पहली कक्षा की त्रिज्या अगर R1 है तो दूसरी की निकालना हो तो R1/R2 इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर। एक कक्षा की त्रिज्या मालूम है तो दूसरी किससे निकालो, और कभी कभी इम्प्रूवमेंट भी आ जाता है, ठीक है। कक्षा की संख्या के वर्ग के त्रिज्या समानुपात है, ये त्रिज्या निकल गया। अगर तुमको वेग निकलवा दे मान लो तो क्या भाग मैदान छोड़ दोगे? त्रिज्या निकलने के बाद फ्रॉम इक्वेशन टू, खूब कायदे समझ लो, ये तो बताने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं तुमको ट्रिक समझा रहा हूं कि तुम्हारा अच्छा हो जाए। nh/2 पाई। अब यहां से r का मान रख दीजिए, m v, r का मान कितना है n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m Ze² इक्वल टू n h/2 पाई। डरने की जरूरत नहीं, देखिए n से m कट गया, पाई से पाई कट गया, m से m कट गया, v इक्वल टू क्या हुआ h से h कट गया,
जेड ई स्क्वायर अपॉन 2NH∈. देखिए ये एनवी कक्षा का वेग निकल गया। देखा वेग क्या होता है? कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो कक्षा सबसे पहले है उसका वेग सबसे ज्यादा है। जितना इलेक्ट्रॉन नाभिक के नजदीक मूव करेगा उसकी वेलोसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। यहां से भी न्यूमेरिकल बन सकता है v1/v2 = n2/, यहां से एक नंबर का बन सकता है। तो कहीं ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से बनेगा कोई नहीं जानता। अभी कोई इन 3 फार्मूलों से 10 क्वेश्चन बना दे तो इधर कोई टीचर बना सकता है। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगा के आ जाओ, नहीं गलत करके आ जाओ। अब ऊर्जा पूछ लेता पहले, जगह कम है ऊर्जा अलग से निकाल देते हैं। ये तो समझ आ गया होगा। अब अगर ऊर्जा पूछे एनवी कक्षा की ऊर्जा कैसे निकालोगे? En = अगर इलेक्ट्रॉन एनवी कक्षा में घूम रहा है तो परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन में 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक गतिज ऊर्जा होती है और एक स्थितिज ऊर्जा होती है। तुम्हें अगर याद हो थोड़ा बहुत, गतिज ऊर्जा तो 12 mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा होता है 1/4πε0। तुम्हें याद हो तो Q1 Q2/r। पहले इक्वेशन से mv² का मान देखो कितना था। ये 1/4πε0। Q1 है Jd और इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ही होता है। पहले उसमें देखो अभी ये देखिए mv² का मान क्या था? कहां गया ये 1/4πε0 Ze²/r। mv² का मान रख दो 1/4πε0 Ze²/r। ये सुविधा है कि पीछे देख लिया, नहीं तो कहां देख पाते। धीरे धीरे करके तुमको भी देखिए बहुत अच्छा लगने लगा। अब ये दोनों घटेंगे तो ये हाफ है, ये पूरा है, तो -1/8πε0 Ze²/r। ये देखिए आ गई एनवी कक्षा की ऊर्जा। आर का मान रख दो, कितना था आर का मान? अभी तो आर का मान बताया था। आर का मान था n²h²ε0। ऊपर चला जाएगा πmze²। तो पाई से पाई काट दो, ε0 से काट दो, लास्ट में हल करोगे तो En प्रोपोर्शनल आ जाएगा 1/n²। या हमने रिवर्स नियतांक यूज किया तो En = -RSC/n²। Z² सहित बाकी रिवर्स नियतांक होते हैं। इसका कितना यूज है न्यूमेरिकल में तुम्हें मालूम होना चाहिए। रिवर्स नियतांक निकाल दोगे तो RSC आ जाता है। और RSC का मान क्या होता है? कैलकुलेशन से तुम्हें RSC बता रखा है -13.6 इलेक्ट्रॉन। ये जूल इसका मान। तो देखिए तीनों चीज तुम्हारी निकल गई। त्रिज्या निकल गया, वेग निकल गया, ऊर्जा। सवाल तो लगा ही लेते हो, सभी लगा लेते हैं। तुम प्रूफमेंट भी जानना यार, की जरूरत पड़े तो उनसे प्रूफ करके तो आ जाओ। हमारे स्टूडेंट हो, पीठ दिखा के मत आओ, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए करके आइए। और आपको मैं एक बेहतर तरीका बताता हूँ, मेरे नोट्स सारे पढ़िएगा और मेरी जो न्यूमेरिकल की कॉपी है उसको जरूर पलट के देख लेना। और किताब क्या ऑब्जेक्टिव और उत्तरी ये भी सब देख लो। अभी ना आए तो 3-4 दिन का समय पूछ लो, व्हाट्सएप पे पूछ लो, आके पूछ लो। किसी तरीके से अच्छा पेपर बोर्ड का निकाल लो पूरा 70 का 70। उसके बाद तुम्हारी कोचिंग चलेगी CUET की, नीट की फिजिक्स और IIT JEE। ये जिनको ज्वाइन करना है बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही इसको ज्वाइन कर लीजिए। नहीं ज्वाइन करना है तुम जो भी का चाहो करो, मैं कोई किसी के पीछे भागने नहीं जा रहा हूँ। लेकिन बगैर ज्वाइन किए तुम्हारा फिर अच्छा कोई कंपटीशन निकलेगा नहीं और कहीं और जाओगे तुम्हारी समझ में भी नहीं आएगा। लखीमपुर में तो खैर पढ़ ही नहीं पाओगे, लखनऊ में जाओगे तो वो चीज नहीं समझ पाओगे, तुम यहाँ समझ पाओगे। ये तुम जाने के बाद जान पाओगे, ऐसा नहीं। इसका अंदाजा तब लगेगा जब तुम जाओगे कहीं कि तुमको मैंने क्या दिया, क्या तुम्हारा छूटा हुआ। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये तुम्हारा हो गया एनर्जी का। अब इसके बाद तुम्हारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। ये वीडियो बंद कर दो, फिर थोड़ी देर बाद आओ।
चलिए अब आपको हम जो है देखिए, तुम लोग 1 घंटे में ही बोर हो जाते हो, ऐसे 3 घंटे पेपर लिखो। हमारी जगह पे हो तो अपने स्टूडेंट को लगा दोगे, पढ़ाओगे नहीं। चलो कीप साइलेंस, सभी लोग शांत हो जाएं। देखिए, जो पोर्शन आप बताने जा रहे हैं मोस्टली इसी से न्यूमेरिकल आएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बता रहे हैं। हाइड्रोजन के 2 प्रकार के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है, ध्यान से समझ लो, और एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ये दोनों स्पेक्ट्रम हैं, अच्छे हैं, इन्हीं में से न्यूमेरिकल आता है, तो कायदे से आपको समझना है। अब हम तुम्हें अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें तो ध्यान से समझो। प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं में धन आवेशित नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। बोहर के अनुसार परिक्रमण करते हुए इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं स्थायी होती हैं, लेकिन जब कभी परमाणु को कहीं बाहर से उपयुक्त ऊर्जा मिल जाती है, समझने की कोशिश करो, तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित करके अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा से किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है। इस घटना को ही अवशोषण संक्रमण कहते हैं, और इस प्रकार इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। मान लो पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, इसको ऊर्जा मिल गई तो या तो दूसरी में जाएगा, या तो तीसरी में जाएगा, या तो चौथी में जाएगा। देख लीजिए, जितनी ऊर्जा मिलेगी उस हिसाब चला जाएगा। ये जो है ये अवशोषण स्पेक्ट्रम। और हाइड्रोजन परमाणु के अवशोषण स्पेक्ट्रम में केवल एक ही श्रेणी पाई जाती है। वो कौन सी श्रेणी है? लाइमन श्रेणी। क्योंकि पहली कक्षा से लाइमन श्रेणी चलती है, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी पाई जाती है? लाइमन श्रेणी। ये हाइड्रोजन का अवशोषण स्पेक्ट्रम है। अब रही बात उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की, तो सामान्यतः परमाणु अपनी निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में रहते हैं, परंतु जब कभी परमाणु को उपयुक्त ऊर्जा का फोटॉन मिल जाता है तो परमाणु इसे अवशोषित करके किसी उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में चला जाता है, जिसे उत्तेजित अवस्था कहते हैं। उत्तेजित अवस्था में परमाणु केवल 10⁻⁸ सेकेंड तक रहता है। उसके बाद अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके किसी निम्न अथवा निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आ जाता है। किसी निम्न अथवा निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली कक्षा में आ जाता है। इससे प्राप्त स्पेक्ट्रम को परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हाइड्रोजन परमाणु के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में बहुत सारी श्रेणियां पाई जाती हैं, जिन्हें क्रमशः लाइमन, तुम्हें पता होगा, बामर, सबको पढ़ा रखा है, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां कहते हैं। लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड श्रेणियां। अब लाइमन श्रेणी क्या होती है, बामर क्या होती है, पाश्चन क्या होती है, ब्रैकेट क्या होती है, फुंड क्या होती है, जानो। जब परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके पहले ऊर्जा स्तर में आता है, तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के पराबैंगनी भाग में पाई जाती हैं, और इनसे बनने वाली श्रेणी को लाइमन श्रेणी कहते हैं। इसमें कहीं से आए, पहली कक्षा में है। और जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके दूसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग में पाई जाती हैं। इनसे बनने वाली श्रेणी को बामर श्रेणी कहते हैं। जब कोई परमाणु किसी उच्च ऊर्जा स्तर से ऊर्जा को उत्सर्जित करके तीसरे ऊर्जा स्तर में आता है, तो इससे प्राप्त स्पेक्ट्रमी रेखाएं स्पेक्ट्रम के अवरक्त भाग में पाई जाती हैं। इनसे बनने वाली श्रेणी को पाश्चन श्रेणी कहते हैं। जब चौथे में आता है तो ब्रैकेट श्रेणी हो जाती है, पांचवें में आता है तो फुंड श्रेणी हो जाती है, एंड सो ऑन। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पाई जाती है। किस भाग में पाई जाती है? पराबैंगनी। और बामर श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है। पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड, जितनी श्रेणियां हैं ये सब पाई जाती हैं अवरक्त भाग में। पक्का?
अब किसी भी श्रेणी की तरंग दैर्ध्य के लिए मान लो लाइनर श्रेणी की तरंग दैर्ध्य निकालना है तो 1/λ इक्वल टू r 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, क्योंकि लाइनर श्रेणी में कहीं से आए पहली कक्षा में आता है, यहाँ से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं जहाँ n बराबर है 2, 3, 4 एंड सो ऑन। n बराबर 2 पर लाइनर श्रेणी की पहली रेखा की तरंग दैर्ध्य मिलेगी, n बराबर 2, 3 पर दूसरे मिलेगी, जितने नंबर हो उसमें एक में जोड़ दो। सबसे अधिकतम तरंग दैर्ध्य पहली रेखा की होगी और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य अंतिम रेखा की होगी, उसको सीमा रेखा भी कहते हैं। अंतिम रेखा के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, डैश कर लेते हैं। जो लोग हमारे साथ में मिलकर पढ़े उनको मालूम है, यहाँ पे अनंत कर देते हैं। अंतिम श्रेणी को डैश करते हैं, बाकी पहली, दूसरी, तीसरी चलती है। क्योंकि वामन श्रेणी दृश्य भाग में पाई जाती है, इसलिए इसकी रेखाओं की नामांकन किया गया। वामन श्रेणी की पहली रेखा h अल्फा, दूसरी h बीटा, तीसरी h गामा, चौथी h डेल्टा एंड सो ऑन। तो वामन की पहली पूछ रहा है कि दूसरी पूछ रहा है कि तीसरी पूछ रहा है, ध्यान से समझिए। अगर इनवर्ट नियतांक r का मान दिया है तो ये सूत्र लगाएंगे। अगर मान लो En दिया है, En इक्वल टू दे दिया है -13.6/n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो जैसे मुझे लाइनर की पहली निकालनी है तो डेल्टा E बराबर E2 माइनस E1, इस तरीके से भी लगाएंगे। दोनों फार्मूलों से लगेगा, R से अलग लगेगा, RSC से अलग लगेगा। यहाँ का न्यूमेरिकल भाग नहीं होता, चाहे पूछ ले वामन की दूसरी, चाहे वामन की तीसरी, चाहे वामन की चौथी, किसी की पूछे आपको ये आपको करना, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यहाँ पे तुमको कोई दिक्कत है तो आप डिस्कस कर सकते हो, पेपर में आना है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य होती है, अगर कहीं धोखे से तरंग संख्या पूछ ले तो 1/λ निकाल लो। अगर न्यूमेरिकल में है तरंग संख्या ज्ञात करो, लैम्डा होती है तरंग दैर्ध्य और तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम होता है तरंग संख्या। इसमें भी कोई घबराने की आवश्यकता है। कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी सकते हो, और इम्पोर्टेंट है, घबराने की इसमें जरूरत नहीं।